Hello and welcome back. This is lecture number 1, chapter 2, financial statement, management accounting. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, कौन सी ऐसी असेंशियल चीज़ें हैं जिससे हम एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने की ज़रूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं. जॉन एन मायर है एक पर्सन जिसने एक डेफिनेशन दी है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ए समरी of the accounts of a business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities and capital as on a certain date, and the income statement showing the result of operations during a certain period. So ये definition कहती है कि जो financial statement है वो किसी भी business के जो account होते हैं उनकी एक summary आपको उपलब्ध करवाता है, provide कराता है. बैलेंस शीट जो होती है उसके अंदर कंपनी की एसेट संपत्ति, उसकी लाइबिलिटी दायित्व और उसकी कैपिटल पूंजी, इनको एक सर्टेन डेट, एक खास तारीख के ऊपर जो ये एसेट, ये लाइबिलिटीज़ और ये कैपिटल उस एक खास तारीख पर, उस एक सर्टेन डेट पर जो आपकी स्टैंड करती हैं उसको दिखाती है. और जो आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है या जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, ये आपका क्या शो करता है, ऑपरेशंस का रिजल्ट, जो आप बिजनेस में काम करते हो उससे जो आपको रिजल्ट मिलता है, यानी प्रॉफिट या फिर लॉस, इनकम या फिर एक्सपेंसेस, उसको एक सर्टेन पीरियड के लिए दिखाता है, एक टाइम पीरियड के लिए दिखाता है. किसी एक डेट पे नहीं होता है, किसी एक तारीख के लिए नहीं दिखाता है, बल्कि एक पूरे टाइम पीरियड के लिए दिखाता है. सो आगे देखते हैं हम कि क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहले तो होते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है फर्म की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं और बिजनेस का या पर्सन का या उनकी एंटिटी का जो एक पोजीशन है, एक स्थिति है, उसका एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है. हिंदी में बोलूँ तो ये एक औपचारिक रिकॉर्ड होता है व्यवसाय, व्यक्ति या अन्य संस्था की वित्तीय गतिविधियों और स्थिति का, इनका ये औपचारिक रिकॉर्ड होता है. इसके अंदर किसी भी बिजनेस के बारे में या किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी उद्यम के बारे में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो वित्तीय जानकारी होती है, वो इसमें शामिल होती है. रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड इन ए फॉर्म विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. सो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में या एक संरचित तरीके से जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ही आपको दिखाई जाती है और ऐसे तरीके से दिखाई जाती है, ऐसे रूप में, ऐसे फॉर्म में वो आपके सामने रखी जाती है जो कि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, यानी समझने में आपके लिए आसानी हो. कलेक्शन ऑफ डेटा प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल. कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, कुछ लेखा सिद्धांत होते हैं जिसके बेसिस पे आपके लिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है, आंकड़ों का संग्रह किया जाता है तार्किक और सुसंगत लेखा सिद्धांतों के आधार पर. ये क्या करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति, इन दोनों चीज़ों को अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में आपको रिपोर्ट करती है. अकाउंटिंग पीरियड मीन्स वित्तीय स्थिति अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में आपको जो है ये फाइनेंशियल पोजीशन कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस जो है उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है या बुरी है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स कि क्या वो लाभ में चल रही है, क्या वो लाभ कमाने की स्थिति में है. दो मेन स्टेटमेंट, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी काफ़ी टाइप की होती हैं, पर जो दो मुख्य जो स्टेटमेंट होती हैं वो होती है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट. बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को एक सर्टेन डेट के ऊपर दिखाती है, वित्तीय स्थिति को. और इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं क्योंकि ये हमें किसी भी एक बिजनेस का एक टाइम पीरियड का, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए उसका प्रॉफिट या उसका लॉस हमें दर्शाता है. सो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये मेनली आपके बिजनेस के लिए रिपोर्ट का काम करती है, ना सिर्फ बिजनेस बल्कि जो बाहर के जो इसके
इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं इस इंफॉर्मेशन को जानना जो चाहते हैं, उनके लिए ये रिकॉर्ड का काम करती है, जिसके अंदर ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिज़नेस की एक पर्टिकुलर डेट पर, और बिज़नेस की जो है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, या उसका प्रॉफिट या उसके लॉस कितने हैं एक टाइम पीरियड के दौरान, उसके एक्सपेंस कितने हैं, उसके इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें दर्शाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेचर पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका जो नया कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के बारे में बताया गया है। तो ये कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या कहता है, इसमें क्या प्रावधान है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ये है कि सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है या आपका कंपनी अधिनियम 2013 है, उसकी सेक्शन 129 धारा 129, इसमें आपको ये कहा गया है कि आपको वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 टू इंक्लूड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एंड नेक्स्ट टू दी अबव। जो आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 है, इसमें आपके लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, लाभ हानि खाता, आय और व्यय का खाता या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका नकदी प्रवाह, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और इन सब स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको बोला गया है। एक नया सेक्शन आपको 129 कोरस्पॉन्ड टू एग्जिस्टिंग सेक्शन 210। इट प्रोवाइड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। इस सेक्शन में आपको कहा गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एकदम सच्ची और एकदम फेयर उनको जो है दर्शाना चाहिए, व्यू आपको देना है स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी के अंदर जो काम चल रहा है उनका एकदम सच्चा विवरण, निष्पक्ष और सही विवरण आपको देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। And shall comply with the accounting standards notified under new section 133। सेक्शन 133 के अंदर आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो इनको हम बोलते हैं लेखा मानक। इन लेखा मानकों या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आपको पूरी तरह से कंप्लाई करना है, या पूरी तरह से आपको इन्हीं के अनुसार आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, ताकि वो एकदम सही और निष्पक्ष, एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू जो है आपको प्रोवाइड कराएं। It is also provided the financial statement shall be prepared in the form provided in the new Schedule 3 of the Companies Act। ये आपको ये भी बोलता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है उस तरीके से जो आपको शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया गया है, अनुसूची 3 कंपनीज अधिनियम 2013। It may be noted that in the new Schedule 3, the provisions for preparation of balance sheet and statement of profit and loss have been given, which are on the same lines as in the existing Schedule 6। तो ये ध्यान दिया जा सकता है कि जो नई आपको जो अनुसूची दी गई है, अनुसूची 3 या आपका जो शेड्यूल है शेड्यूल 3, इसमें बैलेंस शीट बनाने और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वो आपकी जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है शेड्यूल, जो ऑलरेडी अनुसूची आपकी 6, उसी के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। फर्दर इन द न्यू शेड्यूल 3 डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए भी आपको सब्सिडरी कंपनी का उसका आपको शेड्यूल 3 के अंदर आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन दी गई है। सो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं, हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा था। सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप बनाते हो, कैसे बनानी है ये भी आपको शेड्यूल 3 में बताया गया है। It may be noted that for the first time a provision has been made in the new section 129 subsection 3 that if a company has one or more subsidiaries it will have to prepare a consolidated financial statement of the company। अगर कंपनी की कोई एक या उससे ज़्यादा सब्सिडरी हैं तो कंपनी को consolidated financial statement बनानी पड़ेगी। and of all the subsidiaries in the form provided in the new schedule, नई शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपनी के पास कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी हैं तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी ही पड़ेगी। ये आपको कहा गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज हैव ऑल्सो टू अटैक along with its financial statement a separate statement containing the salient features of the financials of the subsidiary company in the such। इसके अलावा इसने ये भी बोला है कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी ही बनानी है, बट इसके साथ साथ आपको सेपरेट स्टेटमेंट भी बनानी है, कुछ अलग विवरण भी बनाने हैं जिसमें आपके जो
सब्सिडरी कंपनी है, जो आपकी सहायक कंपनी है, उसके जो फाइनेंशियल्स है यानी उसकी जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में आप डिटेल में जो है वहाँ पे अलग से भी दिखाएं। तो कंसोलिडेटेड भी बनाओ आप और उनके बारे में आप अलग से भी दिखाओ। It is also provided that a company has interest, if the company has interest in any associate company or a joint venture, the accounts of that company as well as joint venture shall be consolidated. It means कि अगर कोई कंपनी है जिसका किसी जॉइंट वेंचर में या किसी एसोसिएट कंपनी के अंदर, किसी सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में उसकी रुचि है, उसका इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपको उस कंपनी के खातों के को, इन दोनों का खातों को आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। जैसे आप सब्सिडरी का करते हो वैसे ही आप जॉइंट वेंचर का भी आप इस कंपनी के साथ अकाउंट्स को कंसोलिडेट करोगे। यहाँ हम इसको बोलते हैं समेकित करना। For this purpose, associate company has been defined in new section 2(6). Company has significant influence. It has 20% of the total share capital of the company and has control on the business decision under an agreement. So ये जो सब associated company है इसको एक नए सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में आपको डिस्क्राइब किया गया है। और इस कंपनी का मतलब क्या है? इस कंपनी का मतलब ये है कि इसके पास जो टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी की उसका 20% हिस्सा है और उसके बिजनेस का जो फैसले लेते हैं उसके ऊपर इसका कंट्रोल है। उसको हम बोलेंगे एसोसिएट कंपनी। आखिरी में आपको बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है, उसको छूट दे सकती है इन सब सेक्शन के जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसको पालन करने से। सो आपके कंपनीज एक्ट में ये कुछ हमने एक समरी देखी है कि कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में क्या प्रावधान दिए गए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग बनानी है। अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट में बनाने हैं। अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में या एसोसिएट कंपनी में रुचि रखते हैं तो उनके साथ भी आपको कंसोलिडेटेड बनानी है। आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तो बनानी ही बनानी है, बट सब्सिडरी के लिए अलग से स्टेटमेंट भी बनानी है। और जो आपकी एसोसिएट कंपनी है वो कौन है? एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसका आपके कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल में 20% की हिस्सेदारी है और उसके डिसीजन की मेकिंग पे उसका कंट्रोल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी कंपनी को इन सारे नियमों को से जो है वो छूट दे सकती है। अब हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। सो सबसे पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम बात कह सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड बनाना होता है, कंपनी के रिकॉर्ड, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति कैसी है, उसका प्रॉफिट या लॉस कैसा है, लाभ या हानि उसके कितने हैं, तो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं इसके अंदर। सो ये जो है ये रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं। सबसे पहले इसका नेचर है ये रिकॉर्डेड फैक्ट, यानी रिकॉर्ड किए गए तथ्य जो हो चुका है, फैक्ट्स को आप रिकॉर्ड करते हो। जो चीज़ हो चुकी है उसे बस आप रिकॉर्ड कर देते हो, यही है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जब आप बैलेंस शीट बनाते हो उसमें आप सारी एसेट डालते हो, सारी लायबिलिटी डालते हो। आप वही एसेट और वही लायबिलिटी डालते हो जो उस तारीख को, जिस तारीख को आप बैलेंस शीट बना रहे हो, आपके बिजनेस की एक्चुअल में है। दूसरी चीज़, आप उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर दिखाते हो, यानी जो हो चुका है। मान लीजिए आपने बिल्डिंग खरीदी थी, जब खरीदी थी उसकी कीमत 50,000 थी, वो आपका एक फैक्ट है कि आपने 50,000 में खरीदी थी, वो उस टाइम पे स्टैंड करता है। आप उसको उसी कॉस्ट के ऊपर अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करोगे। जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइस लेवल में चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, बल्कि जो चीज़ आपने एक बार रिकॉर्ड कर ली आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते। तो इसमें सारे रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं, कुछ लेखांकन होते हैं आपके कन्वेंशंस, जिसमें क्या होता है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो उसमें आपको कुछ कन्वेंशंस या कुछ प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे। जैसे एक आपका कन्वेंशन होता है कंजर्वेटिज्म का। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि जितने भी आपके फ्यूचर लॉस हैं, यानी आपके भविष्य में जो कंपनी को लॉस हो सकते हैं,
हुए नहीं है, फ्यूचर में हो सकते हैं, उन सभी को आप कंसिडर करते हो, मतलब उन सभी को आप अपने अकाउंट्स में जगह देते हो। इस लॉस से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। पर जो आपकी फ्यूचर इनकम है, जो फ्यूचर इनकम हो सकती है या आपको फ्यूचर गेन हो सकता है, इसको आप पूरी तरह से इग्नोर कर देते हो। अगर ये होने भी वाला है तो भी आप उसको अपने अकाउंट्स में शो नहीं करते। इससे क्या होता है, अगर आप लॉस दिखाते हो तो इससे आपका प्रॉफिट कम होके दिखता है और आपको जो है उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। सो कुछ कन्वेंशंस होती हैं, और ये कन्वेंशंस जो होती हैं ये लॉ नहीं होता, कानून नहीं होता, कन्वेंशंस होती हैं कि और जो मतलब प्रचलित है, ये सभी ऐसा करते हैं तो ये चलती आ रही हैं, प्रचलित होती हैं ये चीज़ें, कन्वेंशंस, जिसको आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय अपना भी सकते हो और उसको छोड़ भी सकते हो, यह आपके ऊपर होता है। पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णय का बहुत बड़ा हाथ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हो, कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन आप फॉलो करते हो, कुछ सिद्धांत आप फॉलो करते हो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, फिर भी कुछ ऐसी जगह रह जाती हैं जहाँ पे जो अकाउंटेंट होता है उसका अपना निर्णय, उसका व्यक्तिगत निर्णय, पर्सनल उसका जजमेंट, पर्सनल ओपिनियन उसका, वो प्रभावित करता है कि आपके अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे। फॉर एग्जांपल, जब आप डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी है, हमें पता है, पर डेप्रिसिएशन बहुत से तरीक़ों से चार्ज हो सकती है, जिसमें से 2 मेन तरीके हैं, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इन दोनों तरीकों में से आप कौन से वाला मेथड यूज़ करोगे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको जो ये कहे कि आपको यही वाला मेथड यूज़ करना है। ऐसे ही जब आप स्टॉक की एंट्री करते हो तो स्टॉक की एंट्री, स्टॉक को रिकॉर्ड करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। यह कॉस्ट में आएगा आपके, एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो पहले आया उसको आप पहले निकालो। मतलब जैसे आपने रॉ मटेरियल अपने पास रखे, जो रॉ मटेरियल पहले आया है, पहले आप उसको आगे प्रोडक्शन करने के लिए उसको पहले निकालोगे अपने गोडाउन में से। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो लास्ट में आया है पहले उसको निकालो। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जिसकी वैल्यू हाई है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, उसको आप पहले निकालो, प्रोडक्शन के लिए दो। सो बहुत से तरीके हैं जिससे आप स्टॉक को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट होती है, आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है अकाउंटेंट का कि वो कौन से वाला तरीका अपनाता है या फर्म कौन सा तरीका अपनाना चाहती है। तो पर्सनल जजमेंट का बहुत असर पड़ता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। इसलिए हम इसको बिल्कुल सच्चा नहीं मान सकते हैं कि इसमें जो लिखा गया वही है, ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। अजम्पशंस होती हैं, बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। जैसे एक तो यही होती है आपकी गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट। गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट होता है कि आप ये मान के चलते हो कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बार स्टार्ट हो गई तो वो कभी बंद ही नहीं होगी, वो हमेशा के लिए चलती रहेगी। हम यही मान के कंपनी स्टार्ट करते हैं कि हमारी कंपनी अब हमेशा के लिए चलती रहेगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं। इसीलिए हम एसेट्स को कॉस्ट के ऊपर दिखाते हैं। हम एसेट को बैलेंस शीट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसीलिए शो करते हैं क्योंकि हम गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट को मानते हैं। ओके, और हम स्टॉक को जब हम लिखते हैं तो आपने वो नियम सुना होगा कि आपको स्टॉक लिखना है कॉस्ट या मार्केट प्राइस, उसकी कॉस्ट या उसका मार्केट प्राइस, बाजार की वैल्यू या उसकी लागत, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसके ऊपर हम स्टॉक को अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं। ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस होती हैं। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी जो प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं उसका जो एक्चुअल चेंज होते हैं उसका आपकी बैलेंस शीट्स, आपके अकाउंट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पूरी तरह से ट्रू एंड फेयर वो स्टेटमेंट नहीं होती हैं, पूरी तरह से सही नहीं होती हैं और निष्पक्ष भी नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें आपका व्यक्तिगत निर्णय जो है बहुत प्रभावित करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब हम देखते हैं कुछ असेंशियल्स आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, मतलब ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, आइडियल है ये, तो उसके लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सबसे पहली है रिलायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड की जा रही है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए और वो जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। ओके, सो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर क्वालिटी है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान सकते हैं।
बिल्कुल करेक्ट डेटा उसके अंदर शो हो, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी मटेरियल, एक वर्ड होता है मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके काम आएगी। सो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके काम आएगी, वो इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, वो उसके अंदर होनी ही होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तभी हम कहेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन हमने देखा जैसे कि यहाँ पे पर्सनल जजमेंट हमारे लागू होते हैं, तो आप हो सकता है आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में या अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो अभी जो आपने साल के आखिर में परचेज़ किया है, खरीदी है, कुछ खरीदी की है, उसको आप नहीं शो करो। स्टॉक आपने खरीदा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो ट्रू और फेयर एक्चुअल में नहीं होती है। तो आइडियल जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, आइडियल आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको आइडियल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो हम देख रहे हैं। दूसरी जो क्वालिटी है वो है कंपैरेबिलिटी या तुलनीयता। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा, वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप कंपेयर कर सको। सो एक तो चीज़ है कि आप एक फर्म की 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सको, ताकि आप ये देख सको इस साल कितना प्रॉफिट था, अगले साल कितना हो गया, बढ़ा या घटा, इस साल कितना लाइबिलिटीज़ थी, अगले साल कितनी लाइबिलिटीज़ हो गई, इस साल कितनी एसेट थी, अगले साल कितनी एसेट हो गई, ताकि आप इनको कंपेयर कर सको, इनकी तुलना कर सको और निर्णय निकाल सको कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, जो अगर जिस वजह से बढ़ रहा है उसको आप पता करो और फिर वैसा ही अगले साल भी करो। अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जो भी वजह है उसको आप दूर करोगे। एक होता है आप एक फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हो, फिर आप देखते हो जो मेरी फर्म है उसका प्रॉफिट कितना है, दूसरी फर्म है उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। अगर मेरी फर्म कम प्रॉफिट कमा रही है, उसकी फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो क्यों कमा रही है। मेरी अगर एसेट इतनी है, लाइबिलिटीज़ इतनी है, इनका रेशो इतना है, तो दूसरी फर्म की एसेट और लाइबिलिटी का रेशो इतना है, तो इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप अगर तुलना नहीं कर पाओगे तो आप फैसला नहीं ले पाओगे। आपको ये पता है इस साल मेरा प्रॉफिट 50,000 हुआ है, सिर्फ आपको इतना पता है कि इस साल प्रॉफिट 50,000 हुआ है, आप इससे कोई निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि आप इसको पिछले प्रॉफिट से कंपेयर नहीं करोगे, पिछले साल के या किसी और फर्म के प्रॉफिट से कंपेयर नहीं करोगे, तभी आप कोई फैसला ले सकते हो। तो कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा है ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब समझ में आने वाला हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी जो इंटरनल यूज़र होते हैं, जो आपकी फर्म के अंदर वाले ही जो यूज़र होते हैं उनके लिए भी बनती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, मतलब जो फर्म के बाहर जो लोग होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए भी बनती है। तो जो फर्म के अंदर काम करते हैं उनको हो सकता है अकाउंट की नॉलेज हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, उसके यूज़र होते हैं, लेकिन उनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती है। तो इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ऐसी बनानी चाहिए कि वो जो है आसानी से समझ में आ सके। अगर आप किसी पर्सन को अकाउंट की नॉलेज नहीं भी है, वो भी अगर आपकी फ़र्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे तो उसको आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ, इस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ये है, इस फर्म की प्रॉफिट और लॉस की स्थिति ये है, इतने इसके एक्सपेंस है, इतने इसकी इनकम है, ये फाइनेंशियल ये जो है अच्छी पोजीशन में है या ये बुरी पोजीशन में है, तो वो निर्णय लेने की स्थिति में हो। ऐसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए जिसको कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से समझ सके। रेलिवेंट टू पर्पस होने चाहिए, उद्देश्य के लिए प्रासंगिक। जिस उद्देश्य के लिए आप इसको बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उस उद्देश्य के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। कोई भी इररेलिवेंट या कोई भी अननेसेसरी, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होनी चाहिए। वो भीड़ भड़ाका ही करेगी, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को की जो है उसकी रिज़ल्ट को प्रभावित करेगी, उससे हमारा बेनिफिट कोई नहीं होने वाला। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही रहे, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है यूज़ ना करो। गैर ज़रूरी वो हैं जो आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी। अच्छा, एक और बात, आपका उद्देश्य और किसी और का उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है कोई एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो गैर ज़रूरी है, इररेलेवेंट है, लेकिन किसी और के लिए ज़रूरी है और रेलिवेंट है, तो ये फ़र्क हो सकता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। मतलब
हमें पता है जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, सिद्धांत यूज़ करते हैं। हम जैसे डेप्रिसिएशन का हम एक तरीका यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन या रिटन डाउन मेथड। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप पिछली बार जो आपने तरीका अपनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, उसी तरीके से आप इस साल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाओ। क्यों? ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सको। हम डेप्रिसिएशन का अब अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम मान लेते हैं कि पिछले साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाई थी और इस साल आपने डेप्रिसिएशन लगा दी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। दोनों मेथड्स में फ़र्क है और दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट के ऊपर भी निकालोगे तो अलग आएगी और आखिर में जो उसका बैलेंस बचता है एसेट के उसमें वो भी अलग आता है। तो दोनों मेथड अलग हैं और दोनों मेथड से अलग वैल्यू आपकी कैलकुलेट होती है और दोनों मेथड का रिजल्ट अलग आएगा। तो इन दोनों को आपस में आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसी तरीके से अगर आपने पिछली बार लास्ट इन फर्स्ट आउट से स्टॉक को रिकॉर्ड किया था तो इस साल भी आप लास्ट इन फर्स्ट आउट करोगे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे रिकॉर्ड करोगे तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा दोनों तरीकों से। तो आप तरीकों को सेम रखो, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो और कंपेरेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना तरीका बदल ही नहीं सकते, कि अगर आपने पहले साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा ली तो आगे आने वाले 10, 15, 20, 25, 100 जितने साल भी आपकी फर्म चलेगी आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ही आपको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको चेंज कर सकते हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के तरीके में, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर साल ही तरीका बदल रहे हो। मतलब आप 5 साल में बदल लो, आप 10 साल में बदल लो, 8 साल में बदल लो एक बार, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर भी ऐसा नहीं हो कि आप हर दूसरे साल अपने तरीके बदलते जा रहे हो। एनालिटिकल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, विश्लेषणात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। इसमें ऐसा डेटा होना चाहिए जिसको आप एक ऐसी फॉर्म में होना चाहिए जिसको आप एनालाइज कर सको। जैसे कि एसेट है, एसेट को अगर मैं एनालाइज करूं तो एक होती है मेरे पास करंट एसेट और एक होती है मेरे पास फिक्स्ड एसेट। तो इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको आप अलग अलग कर सको, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सको। करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स, ये 2 टाइप के एसेट में मैं इसको बांट सकती हूँ। तो इस तरीके से आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होनी चाहिए। फिर है प्रॉम्प्टनेस, शीघ्रता। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन आपको आज चाहिए और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है 10 दिन बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर साल 31 मार्च, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर हो रहा है, हम 31 अप्रैल से मार्च मान के चलते हैं, तो 31 मार्च को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी प्रिपेयर चाहिए होती है। तो आपको जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिले होता रहे इन्फॉर्मेशन में, 31 मार्च को नहीं बन रही है, 15 अप्रैल को बन रही है नेक्स्ट ईयर जाके। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, शीघ्रता होनी चाहिए उसके अंदर। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, जितनी भी कानूनी आवश्यकताएं हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस कानून में डिसाइड किए गए हैं, उन सब का पालन होना चाहिए। जो आपका कंपनीज एक्ट होता है इसके अंदर सारे रूल होते हैं, अभी 2013 है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय पूरे करने हैं। तो इनको आपको कंप्लायंस करना है, इनकी आपको अनुपालना करनी है, तभी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको हम एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं। सो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत है ही क्यों, या है ही किसे। इसकी ज़रूरत को देखने के लिए, या इसकी आवश्यकता को, या इसकी इम्पोर्टेंस को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत किन लोगों को है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मेन काम होता है वो होता है रिपोर्टिंग करना। जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, या जो भी तथ्य हैं उनको जो है उनकी रिपोर्टिंग करना। तो किसके लिए रिपोर्टिंग करना?
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो किसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता सिर्फ इम्पोर्टेंस सिर्फ तभी तक होती है जब तक कि उसको कोई ग्रहण करने वाला होता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन को कोई ग्रहण करने वाला है, उसको रिसीव करने वाला है, तो इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू होती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उससे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस है या नहीं। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको ये देखना होता है, मैनेजमेंट जो है बिजनेस के फैसले लेती है, डिसीजन मेकिंग का काम करती है। तो मैनेजमेंट को ये देखना होता है कि जो डिसीजन मैंने इस साल के लिए लिए हैं, इन डिसीजंस का क्या नतीजा निकला, हमें प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस हुआ, हमारी एसेट बढ़ गई, हमारी लायबिलिटीज़ कम हो गई, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई, हमने अच्छी इन्वेस्टमेंट की, तो क्या फ़र्क पड़ा। तो मैनेजमेंट को फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, लिक्विडिटी हो गई, या कोई भी किसी भी टाइप की जो फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, ये देखना होता है, ये निर्धारित करने के लिए कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं अपनी फर्म के लिए वो सही डिसीजन थे या वो गलत डिसीजन थे, ताकि ये अपने आप में सुधार कर सके। क्योंकि मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फर्म कैसे ग्रो करे, फर्म को कैसे फ़ायदा हो। शेयर होल्डर जो आपके अंशधारी होते हैं, तो शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। शेयर होल्डर ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, मतलब छोटी अवधि में और लंबी अवधि में, दोनों ही अवधियों में जो आपकी फर्म है, जो आपकी कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है और उसकी जो है अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, मतलब वो कितना कमा सकती है। अगर तो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की जो क्षमता है उसकी, वो ज़्यादा है, तो वो उस कंपनी के हो सकता है और शेयर खरीदें या शेयर अपने पास ही रखें। लेकिन अगर फर्म की उनको दिख रहा है कि इस फर्म की जो अर्निंग कैपेसिटी है या जो कमाने की क्षमता है वो कम हो रही है, तो वो क्यों उस फर्म के शेयर रखेंगे, वो उनको बेच के और किसी और फर्म के शेयर खरीदेंगे जिसकी कमाने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो शेयर होल्डर भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये सब जानने के लिए। डिबेंचर होल्डर भी इंटरेस्टेड होते हैं। डिबेंचर होल्डर वो होते हैं जो आपकी फर्म के डिबेंचर खरीदते हैं। बेसिकली आप इनसे लोन लेते हो और लोन के बदले इनको डिबेंचर इशू कर देते हो और इनको टाइम टू टाइम आप इंटरेस्ट पे करते रहते हो। तो इनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या फर्म जब टाइम आएगा तो फर्म इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको टाइम पे पूरा दे देगी, क्या वो दे पाएगी, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होती है ताकि ये फैसला कर सके कि ये जो है उस फर्म में अभी भी डिबेंचर होल्डर बने रहना चाहेंगे या नहीं, या भविष्य में अगर फर्म को ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे फर्म के डिबेंचर खरीदना चाहेंगे या नहीं। फिर बैंकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी ज़रूरत होती है कि ये जो बैंक है, हो सकता है वो कंपनी कभी बैंक से लोन लेने के लिए आए, तो बैंक को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये जो कंपनी है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, इसके लाभ कितने हैं, इसकी हानियाँ कितनी हैं, ताकि वो ये देख सके कि अगर ये इस कंपनी को लोन देगी तो क्या ये कंपनी मेरा इंटरेस्ट और मेरा जो लोन का पैसा है वो सारा का सारा टाइम पे मुझे चुका पाएगी या नहीं। क्रेडिटर्स जो होते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, इनकी भी बहुत इंटरेस्ट होता है इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इनको ये पता चलता है वही चीज़ कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आगे जाके फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी होगी, और ख़ासकर लिक्विडिटी, तरलता मतलब क्या फर्म के पास इतने पैसे हैं कि वो क्रेडिटर्स का पैसा चुका सके। तो ये इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये फैसला ले सके कि आगे इनको फर्म को उधार माल देना है या नहीं। एम्प्लॉयज़ और लेबर यूनियन भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो फर्म में काम कर रहे होते हैं, उनके पास ये जानने का कि फर्म प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही एक तरीका होता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी जो वित्तीय विवरण है उनको वो पढ़े और उसमें देखे। अगर फर्म प्रॉफिट कमा रही है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, तो एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, बोनस की डिमांड कर सकते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें बोनस दो या हमें दूसरे बेनिफिट दो। तो ये भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं ये जानने में कि आखिर फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, और ये इनको एक ही जगह से पता चल सकता है जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टैक्स अथॉरिटीज़ भी इंटरेस्टेड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ ये जानना चाहती हैं कि क्या जो बहुत सारे टैक्स से रिलेटेड कानून है क्या उनका पालन किया गया है
फर्म के द्वारा, तो ये इनको इन स्टेटमेंट में पता चलता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में आप इनकम टैक्स जो फर्म पे करती है उसको आप दिखाते ही हो, तो इनको ये देखते हैं कि कितना टैक्स कैलकुलेट किया है फर्म ने इतना टैक्स बनता है या इससे ज़्यादा बनता है। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनको जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिल सकती है। कंपनी लॉ बोर्ड को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ये जानने के लिए कि जो बहुत से प्रावधान हैं कंपनी लॉ के, जैसे कंपनीज एक्ट है हमारा, वो कंपनी अच्छे से उनको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे सरकार कि ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। ऐसे ही जो इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर होते हैं वो अपनी रिसर्च के पर्पज़ के लिए, रिसर्च करने के लिए जो है कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को में इंटरेस्टेड होते हैं। तो जैसे मुझे मान लीजिए किसी फर्म पे जो है रिसर्च करनी हो कि मान लो इंडिगो है, एयरलाइन है, कि इंडिगो की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी हालत कैसी है, प्रॉफिट कमा रही है या लॉस पे जा रही है। तो उसके लिए मेरा एक ही सोर्स हो सकता है, मेन वो हो सकता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो टाइप की रिपोर्ट बनती है, इंटरनल रिपोर्ट बनती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो इंटरनल रिपोर्ट को सिर्फ मैनेजमेंट देख सकती है और कोई नहीं देख सकता। तो बाकी यूज़र के लिए जो एकमात्र साधन बच जाता है वो बचता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो हो गई हमारी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को जानने में इंटरेस्ट है, और उस स्थिति को वो एक ही तरीके से जान सकते हैं अच्छे से, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो इसीलिए फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी हम पढ़ लेते हैं। इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे खामियाँ भी हैं। जैसे पहली खामी है कि इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अधूरी जानकारी होती है। सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे एक फर्म है, वो 10 साल के लिए चल रही है, ठीक है। हर साल उसने प्रॉफिट भी शो किया होगा या लॉस होगा तो लॉस शो किया होगा। बट एक चीज़ होती है, जब तक फर्म एक्चुअल में बंद नहीं हो जाती तब तक आप उसका जो रियल प्रॉफिट है वो आप पता नहीं लगा सकते। उसका जो रियल प्रॉफिट होगा, उसकी जो एसेट की रियल वैल्यू होगी, क्योंकि जब वो बंद होगी उसकी जो एसेट बिकेंगी तो वो रीवैल्यूएशन होगी उस एसेट की, और तब उनकी एक्चुअल कीमत निकल के आएगी कि इस एसेट की एक्चुअल कीमत क्या थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अधूरी जानकारी होती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, पूरे यूं के यूं जो है ट्रू और फेयर तथ्य उसमें नहीं होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड होती है, हम जानते हैं, हमने इसके नेचर में पढ़ा था कि इसमें कन्वेंशंस यूज़ होती हैं। कैसी कैसी कन्वेंशंस यूज़ होती हैं? हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया कि कंपनी चलती रहेगी, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट है उसको हिस्टोरिकल प्राइस पे लगाते हैं कि जितने प्राइस पे हमने खरीदा था हमेशा वो उसी प्राइस पे बैलेंस शीट में शो होती रहेगी। जबकि एसेट के प्राइस में, जो संपत्ति है उसके प्राइस में हर साल चेंज होता है, एक्चुअल प्राइस में, मार्केट प्राइस में, जो बाजार में भाव होता है उसमें चेंज होता है, बट हमारी बैलेंस शीट में वो उसी वैल्यू पे हमेशा दिखती रहेगी। तो ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो सही स्थिति नहीं दिखाती है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको एक बताया था कंजर्वेटिज्म वाला, कि हम फ्यूचर लॉस, जो भविष्य में हमें लॉस होने वाले हैं, जैसे मान लीजिए फर्म के ऊपर कोई केस किया हुआ है और फर्म उस केस को हारने वाली है और उसको जो है जुर्माना भरना पड़ेगा, तो फर्म क्या करेगी, उसको तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा देगी, वो तो उसके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। बट भविष्य में अगर कोई लाभ होने वाला है, ऐसे आकस्मिक लाभ कि केस जीतने वाली है और उसमें फर्म को फायदा होगा, ऐसा कोई लाभ है, उसको वो नहीं गिनेगी, लाभ को नहीं गिनेगी फ्यूचर में होने वाले, वो नुकसान को गिन लेगी, ताकि उसको जो है या अभी फिलहाल उसका फायदा हो। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसमें, गुणात्मक सूचना नहीं होती। अच्छा, दो टाइप की सूचना होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव होती है जिसको आप माप सकते हो मनी के रूप में, पैसे के रूप में,
या आप नंबर में उसको माप सकते हो, 10,000, 5,000, 2, 3, 4, 5। गुणात्मक होती है जिसको आप इस तरीके से नहीं माप सकते। तो इसमें क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो हम दिखा देते हैं सारी, कि इतने पैसे का लॉस हो रहा है, इतने पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, इतने पैसे एक्सपेंस हो गए हमारे, इतने पैसे की हमारे पास एसेट पड़ी हुई है, इतने पैसे की हमारे पास लायबिलिटी है, इतने पैसे की हमारे पास कैपिटल है। मॉनेटरी रूप में हम इसको दिखा देते हैं पैसे के रूप में। लेकिन जो गुणात्मक सूचना होता है, इस गुणात्मक जो आपकी सूचना होता है, इसका भी आपके बिजनेस पर बहुत फर्क पड़ता है। स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, आपको 5 बहुत ही होनहार जो वर्कर है वो आपको छोड़ के चले गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का भी फर्म के जो कामकाज होता है उसकी प्रोडक्टिविटी होती है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, और फर्म को इससे नुकसान भी होता है, कई बार फ़ायदा भी होता है। लेकिन इसको मापने का कोई भी आपके पास साधन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इसको दिखाने का कि अगर मान लीजिए मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया, तो दोनों मान लीजिए अपना कोई काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे सीधी सी बात है आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन उस नुकसान को मापने का कोई साधन नहीं है, और उस नुकसान को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने का कोई उपाय नहीं है। तो इससे जो है आपको थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि ये चीज़ें भी होती हैं जिनका आपकी फर्म की कामकाज के ऊपर, प्रोडक्टिविटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप इनको देख ही नहीं पाते हो, आप इनको माप नहीं पाते हो। नेक्स्ट है कि ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ये बेस्ड होती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, तो आपको जो है एक्चुअल वैल्यू अपने बिजनेस की पता ही नहीं चलती। एसेट को हमने अगर 10 साल पहले 50,000 का खरीदा था, तो आज 10 साल बाद भी हमारी बैलेंस शीट में वो 50,000 की ही दिख रही है। जबकि आज अगर हम मार्केट में देखें तो उस एसेट को अगर बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू अभी तक मान लो 20,000 हो गई होगी। या मान लीजिए लैंड है कोई, वो आपने 1 लाख की खरीदी थी, आज के टाइम पे उसकी कीमत 50 लाख हो गई। तो आपको एक्चुअल वैल्यू का पता ही नहीं चलता, और इससे आपके प्रॉफिट पे भी असर पड़ता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर क्योंकि ये चीज़ें चलती हैं, तो इससे भी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये उसकी एक खामी है कि करंट प्राइस के ऊपर आप जो है उन चीज़ों को नहीं दिखा रहे हो, ऐतिहासिक लागत पे ही वो चली आ रही है। पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णयों से ये प्रभावित होती है। तो आपको डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आपको स्टॉक को कैसे शो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो आपका निर्णय है। तो व्यक्तिगत निर्णयों से भी ये बहुत प्रभावित होती है, इनकम्पेरेबल होती है। मतलब अगर आप बार बार अगर आप मान लीजिए कंसिस्टेंसी नहीं है, हमने आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है कई बार नहीं रहती है। जो फर्म जो होती हैं वो हर दूसरे साल, हर तीसरे साल जो अपने हैं तरीके बदलती रहती हैं तो अपनी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने ही दूसरी पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं कर पाते, या जो दूसरी कंपनियां हैं वो अलग तरीका अपना रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, आप अलग अपना रहे हो, जो कन्वेंशंस होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो इनकम्पेरेबल हो जाती है, और जो अगर वो इनकम्पेरेबल है तो फिर आपको फैसला लेने में ये आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। विंडो ड्रेसिंग से बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित है, इसलिए विंडो ड्रेसिंग भी इनमें होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आप इसमें साज सजावट करते हो, अपने हिसाब से गलत आंकड़े दिखा के उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हो। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं, यहाँ हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं सेल्स, और यहाँ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जितने भी हैं। सेल में हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, और यहाँ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे तो हमें ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट हमें दिखती है। कंपनी क्या कर सकती है, उसको कम टैक्स पे करना पड़े, इसके लिए क्या कर सकती है, अपने क्लोजिंग स्टॉक को वो जितना एक्चुअल में है उससे कम पे दिखाएगी। क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, मान लो सेल आपकी हुई है 10,000 रुपये की, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 5,000 रुपये का, ये हो गया 15,000, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के घटा के। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लो हैं आपके 3,000, ठीक है। अब आपका ग्रोस प्रॉफिट हो गया 12,000। लेकिन कंपनी यहाँ क्या करे, अगर कंपनी इस क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट में कुछ अंतर ले आए अपनी हिसाब से, अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से विंडो ड्रेसिंग करने के लिए, तो वो क्या करे, मान लो इसको बना दे
3,000 का शो कर दे, तो अब आपका जो टोटल हो गया इस साइड का वो 13,000 हो गया। इसमें से आपने एक्सपेंस माइनस किए तो आपका जो ग्रोस प्रॉफिट बच गया वो सिर्फ 10,000 बच गया। सो इस तरह से क्या हुआ, आपने अपने प्रॉफिट के अमाउंट को कम दिखाया। एक्चुअल प्रॉफिट आपको ज़्यादा हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, बट आपने उसको कम करके दिखा दिया। क्यों कम करके दिखा दिया? कि आपको इस पर टैक्स जो है आगे कम लगेगा। तो आप विंडो ड्रेसिंग, साज सजावट करते हो, अपने हिसाब से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की कोशिश करते हो ताकि आपको फ़ायदा हो। तो इससे भी नुकसान होते हैं क्योंकि इससे असली जो वित्तीय स्थिति है फर्म की, असली जो सही जो आंकड़े हैं वो सामने निकल के नहीं आते। और जो फैसले लेने होते हैं वो सिर्फ कंपनी नहीं लेती है, बहुत से, जैसे हमने यहाँ पे यूज़र्स पढ़े हैं, तो बहुत से ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है इस इन्फॉर्मेशन की, और इनके पास अगर सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, क्रेडिटर्स के पास मान लीजिए सही इन्फॉर्मेशन नहीं गई, क्रेडिटर्स ने इसको देखा और उसने देखा कि ये तो है प्रॉफिट इसका कम आ रहा है, उसके हिसाब से फिर वो गलत निर्णय ले लेंगे। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान के लिए कई बार जो ये है क्या कहते हैं इसको, अनुपयुक्त हो जाती है। कैसे हो जाती है कि ये सिर्फ पास्ट इवेंट का एक रिकॉर्ड है और आपकी जो एक्चुअल जो होती है वहाँ पे हमेशा चेंज आते रहते हैं। असली जो एनवायरनमेंट होता है फर्म का उसमें चेंज आते रहते हैं, कंपटीशन बदलता रहता है, प्रोडक्ट की डिमांड बदलती रहती है, मांग बदलती रहती है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये सिर्फ क्या करती है, आपको सिर्फ पास्ट का डेटा दिखाती है, सिर्फ जो पहले हो चुका है वो दिखाती है। तो पूर्वानुमान लगाने में हमें इसमें दिक्कत होती है। पूर्वानुमान मतलब आगे क्या होगा, आगे हम क्या करें, ये निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है सिर्फ अगर आप इस रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन को देखोगे। अगर आप इसको एनालाइज नहीं करोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से तो फिर आपको सिर्फ इस पास्ट रिकॉर्ड से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप भविष्य के लिए कोई भी पूर्वानुमान, कोई भी निर्णय नहीं ले पाओगे। तो ये कुछ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस थी। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो आपका क्या कहते हैं इसको, वित्तीय विवरण जो होता है इसका क्या मतलब होता है। ये एक पास्ट रिकॉर्ड होता है जिसमें आप बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, फर्म की जो वित्तीय स्थिति है या फर्म का लाभ हानि का जो बैलेंस है वो आप दिखाते हो। और बहुत से यूजर्स होते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। हमने देखा कि कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 के अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कि इसमें फैक्ट जो है, तथ्य जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस यूज़ होती है, व्यक्तिगत निर्णय इसमें बहुत इसको प्रभावित करते हैं, बहुत सारी मान्यताएं होती है जिसको हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय उनको ध्यान में रखते हैं। ऐसे ही हमने देखा कि एक आइडियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये हमने गुण देखे, विश्वसनीयता, तुलनीयता, स्थिरता, प्रॉम्प्टनेस, इजीली अंडरस्टैंडेबल। इंपॉर्टेंस देखी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती हैं जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है किसी कंपनी के बारे में, ताकि वो अपना फैसला ले सके उस कंपनी से संबंधित, और इसके इंफॉर्मेशन उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिल सकती है। और हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अपनी कुछ खामियां होती हैं। तो ये खामियां कौन सी होती हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से प्रकार की होती हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर आगे हम इसको एनालाइज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। सो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।